हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। ये वीडियो कंटिन्यूशन में है जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी जेएनयू के बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फ्रॉम 2015। ठीक है, इसका मैंने ऑलरेडी पार्ट ए में जितने भी बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन उसको सॉल्व कर दिया, जिसका लिंक यहाँ आई सिंबल में आ रहा होगा इस वीडियो, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो आज सेकेंड वीडियो है जहाँ पर मैं पार्ट बी के क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, मोस्टली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है पार्ट बी का, जो बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड है। 106 इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अल्फा हेलिक्स फॉर्मेशन। तो हम लोग को मालूम है कि अल्फा हेलिकल यह सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसमें इंट्राचेन हाइड्रोजन बॉन्ड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्राचेन हाइड्रोजन, अगर ये बीटा कॉन्फर्मेशन रहता तो इंटरचेन होता हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन अगर अल्फा लिखे तो इंटरचेन। तो यहाँ तो इंटर नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड दिया हुआ, तो आंसर विल बी सी ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द 3-dimensional conformation of a protein may be strongly influenced by amino acid residue that are very far apart in a sequence. Correct? This relationship is in contrast to the secondary structure where the amino acids residues are always side by side. Answer होगा फर्स्ट। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 डायमेंशन अगर स्ट्रक्चर रहता है, ये एन टर्मिनस ये सी टर्मिनस, तो हो सकता है कि जो डिस्टेंटली लोकेटेड एमाइनो एसिड हो एन और सी लीनियर चेन में, फॉर एग्जाम्पल एक एमाइनो एसिड यहाँ पर है, दूसरा एमाइनो एसिड यहाँ पर है, तो हो सकता है कि जब 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर गेन करे तो ये दोनों क्लोज आ जाए, क्योंकि ये फोल्डिंग होने की वजह से ये दोनों क्लोज आ सकते हैं। ये कॉमन होता है 3D स्ट्रक्चर में। जो अपोजिट है 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जहाँ पर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्म करेगा या बीटा कॉन्फॉर्मेशन फॉर्म करेगा, वो नियर बाई एमाइनो एसिड के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एमाइनो एसिड ऑलवेज रिसाइड साइड बाय साइड, नियर बाई होता है, तो आंसर होगा फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर्सिबल रिएक्शन इन विच dihydroxy acetone phosphate and glycerol aldehyde 3-phosphate combine to form fructose 1,6 bisphosphate is the best example। तो ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसेस है, जहां पर दो 3 कार्बन के दो मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे, 6 कार्बन। तो दो 3 कार्बन के कौन से मॉलिक्यूल है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ये, और ये भी 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कंबाइन करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। तो ये जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन है इसको कहते हैं अल्डोलेज। अल्डोलेज एंजाइम करता है ये, और ये जो है रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन, इसको हम लोग बोलते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब क्या है कि अल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म, ये दोनों कंबाइन करके क्या फॉर्म करे, अल्कोहल, जिसको अल्डोल बोलते हैं। आंसर होगा ए। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ सुक्रोज 110 क्वेश्चन, इफ सुक्रोज एंड मोनोसोडियम ग्लूटामेट ओके आर एडेड इन ए विनेगर and oil salad dressing and shaken, the mixture will eventually separate into two phases of different density and polarity. Where will most of sucrose and MSG are located following phase separation? Okay, तो विनेगर बेसिकली है क्या, ये लिक्विड एसिटिक एसिड है विनेगर, और ऑयल सैलेड, ये दोनों का मिक्स किया हुआ, यानी ऑयल और विनेगर को मिक्स कर दिया गया। तो ये दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि विनेगर एसिटिक एसिड क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये नीचे की तरफ फॉर्म कर जाएगा वाटर के साथ सॉल्युबल, और ऊपर में ये ऑयल आ जाएगा, दो फेस फॉर्म कर जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सुक्रोज और मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल है। ग्लूटामेट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज होता है,
और सुक्रोज में OH है तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ये वो वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी ये दोनों मॉलिक्यूल सुक्रोज और मोनोसोडियम ग्लूटामेट ये पोलर मॉलिक्यूल हैं, इसकी वजह से ये विनेगर में रहेंगे। अगर कोई नॉन पोलर रहता तब वो ऑयल में रहता। तो आंसर क्या होगा? बोथ विल कॉन्सेंट्रेट इन ए विनेगर। आंसर विल बी फर्स्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सुक्रोज and that of the sum of molecular weight of its component glucose and fructose is। ओके, यहाँ पे ये बोल रहा है कि सुक्रोज जो कि डाइसैकराइड है, ये जब ब्रेक डाउन करता है या फिर ये सुक्रोज बना हुआ किससे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इसका कुछ एक मॉलिक्यूलर वेट होगा और इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 180 डाल्टन। और ये भी आइसोमेरिक फॉर्म है तो इसका भी 180 होगा, क्योंकि दोनों आइसोमर है तो दोनों का इक्वल मॉलिक्यूलर वेट। सुक्रोज का, अब ये दोनों का, सुक्रोज का भी कुछ मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो जब दोनों को यहाँ पर अगर सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट कुछ x मान ले, ठीक है, और इन दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज का 2 × 180 यानी होगा 360। तो इन दोनों का सुक्रोज माइनस 360 विच इज इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का डिफरेंस कितना होगा? तो ये मालूम है कि सुक्रोज, तो सुक्रोज बेसिकली किस तरह का स्ट्रक्चर है? इस तरह ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है फ्रक्टोज और इसके साथ में, ठीक है, ग्लूकोज के साथ में। पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है उसमें से क्या माइनस होता है? वाटर। तो यानी वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वही दोनों का डिफरेंस होगा। सुक्रोज में कम होगा मॉलिक्यूलर वेट इसका, क्योंकि वाटर का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो माइनस हो जाएगा। इससे इंडिविजुअल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो 360 में से माइनस करेंगे, 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 360 माइनस 18, तो ये जो आएगा तो 342, ठीक है। 342 ये मॉलिक्यूलर वेट होगा सुक्रोज का। आंसर होगा डी। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है तो आंसर होगा डी, 80। वाटर मॉलिक्यूल पे जो डिफरेंस होगा, ठीक है, यही रिलीज आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 112 है। ऑल्दो ये केमिस्ट्री और क्वेश्चन है, लेकिन चलिए फिर भी देखते हैं। थायरोक्सिन लेवल्ड विथ आयोडीन 131 which is radio labeled is administered to the patient for the purpose of imaging the thyroid gland. The radioactive half-life of the isotope is 8 days. Biological half-life, the time required for the half-life of compound to eliminate from the body is 2 days. The time at which 3/4 of the original radioactive will no longer be detected in body is closed. Okay, ये जो वैल्यू है I131, तो इसको 100% लिखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 1, यानी बॉडी में इंजेक्ट किया 1 आयोडीन का 100%। अब ये बॉडी में गया तो आफ्टर 2 डेज में इसका हाफ क्या होगा? बॉडी से बाहर, और हाफ क्या होगा? बॉडी में, ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ द सबस्टेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है? आउट, बाहर, बॉडी से बाहर। अब ये अनदर 2 डेज में ये हाफ का 1/4, इस हाफ का अनदर हाफ पार्ट बॉडी में रहेगा, और अनदर हाफ क्या होगा? इस बॉडी, इस हाफ का अनदर हाफ यानी 1/4 फिर बॉडी से बाहर, आउट। तो अब टोटल कितना आउट हो गया? हाफ एंड 1/4 आफ्टर 4 days, 2 + 2 4 days, यानी 2 हाफ लाइफ के बाद में कितना पार्ट आयोडीन का बाहर हुआ? तो 1/2 + 1/4। तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा? 3/4। जो यहाँ लिखा हुआ 3/4 आउट हो गया। तो कितना टाइम लगेगा इसको? 2 हाफ पीरियड, और 2 हाफ पीरियड, एक हाफ पीरियड का टाइम कितना है? 2 days। तो 2 days + 2 days यानी 4 days। तो आंसर होगा सी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113, the glycolate cycle is found in plant and bacteria but not in mammal. True है। The lack of this cycle in animal result in the inability to synthesize the oxaloacetate from isoacetate, नहीं। Synthesize glutamate to malate, नहीं। Perform gluconeogenesis from amino acid, नहीं। Perform
परफॉर्म ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम फैटी एसिड, राइट, आंसर विल बी डी। देखिए तो हाँ, ये हमारे बॉडी में ग्लाइकोलेट साइकिल नहीं होता, ग्लाइकोलेट साइकिल नहीं होता हमारी बॉडी में, क्योंकि फैटी एसिड से जो ब्रेक डाउन करके बीटा ऑक्सीडेशन से हम लोग एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारी बॉडी में जो बनता है, वो एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करके ग्लाइकोलेट नहीं बना सकता। हमारी बॉडी में ग्लाइकोलेट नहीं बनता क्योंकि हमारे पास में एसिटाइल कोएंजाइम को कंबाइन करके ग्लाइकोलेट बनाने के लिए जो एंजाइम चाहिए तो वो नहीं होता, तो ये वाला हमारे अंदर बॉडी में प्रोसेस ही नहीं होगा। ये किस में होता है, प्लांट और बैक्टीरिया में हो सकता है। तो हमारा बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस से फैटी एसिड के एसिटाइल कोएंजाइम ए को कन्वर्ट नहीं कर सकता ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में, ग्लूकोज में, ठीक है। ये प्लांट और बैक्टीरिया में हो सकता है। तो ग्लाइकोलेट साइकिल हमारी बॉडी में नहीं होता क्योंकि एंजाइम नहीं है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the equilibrium constant for reaction catalyzed by malate dehydrogenase to malate oxaloacetate is about 5.9 into 10 to the power minus 6. Which of the following best describes the situation in which malate is converted to oxaloacetate during the citric acid? Okay, यहाँ पे ये बोल रहा है कि malate to oxaloacetate इक्विलिब्रियम पे काम करता है, साइक्लिक प्रोसेस है, डेफिनेटली इक्विलिब्रियम पे काम करेगा। तो K इक्विलिब्रियम यहाँ पर है कितनी वैल्यू, 5.9 इंटू 10 to the power minus 6। इसका मतलब K इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट बाय सबस्ट्रेट का रेशियो कॉन्सेंट्रेशन का। यहाँ 5.9 इंटू 10 to the power minus 6, इसका मतलब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, तभी ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, नेगेटिव में। तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा। सबस्ट्रेट का क्या है, मेलेट सबस्ट्रेट है, ऑक्सलोएसिटेट प्रोडक्ट है। तो ये तभी पॉसिबल है कि ये रिएक्शन कपलिंग में काम करेगा, यानी मेलेट डिहाइड्रोजिनेज प्लस सिट्रेट सिंथेज, ये दोनों कपलिंग में काम करेंगे और ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक है। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या है कि यहाँ से एनर्जी निकलने वाला, ये फेवरेबल रिएक्शन है। तो ये फेवरेबल रिएक्शन को अगर इस फेवरेबल वाले MDH के साथ में, ठीक है, मेलेट टू ऑक्सलोएसिटेट जो काम नहीं कर रहा, जो स्लो मूव कर रहा, अगर इस स्लो रिएक्शन को इस फास्ट रिएक्शन के साथ क्लब कर दें तो ये ओवरऑल रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन इज मोर करेक्ट। द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ द साइकिल कैटलाइज द सिट्रिक सिंथेसिस इज हाईली एक्सर्गोनिक एंड हेंस it drive the malate dehydrogenase reaction forward by removing oxaloacetate. तो आंसर होगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reaction is anapleuritic reaction? anapleuritic reaction का मतलब वो है जहाँ पर TC साइकिल के इंटरमीडिएट जो है उनको रिप्लेनिश किया जाए। अगर वो कहीं पर यूज हो गए तो उनको वापस से उनका कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जाए, तो उनको कहते हैं एनाप्लेuritic साइकिल। तो यहाँ पर पायरुवेट से अगर कोई प्रोसेस ऑक्सलोएसिटेट बनाता है या फिर फॉस्फेनल पायरुवेट से ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट से अगर टीसी साइकिल के कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनाप्लेuritic साइकिल। तो देख लेते कौन सा है, ऑक्सलोएसिटेट जीटीपी फॉस्फेनल पायरुवेट नहीं, ये रिवर्स जा रहा है। सिट्रेट प्लस एटीपी ऑक्सलोएसिटेट नहीं, ऑक्सलोएसिटेट टू एसिटाइल कोएंजाइम सिट्रेट नहीं, पायरुवेट टू HCO3 एटीपी प्लस ऑक्सलोएसिटेट, आंसर डी। क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट जो कि इंटरमीडिएट या एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, वो एटीपी को यूज करके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना रहा है टीसी साइकिल का, तो रिप्लेनिश कर रहे हैं, तो आंसर होगा डी ऑप्शन। तो आज के सेशन में यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके प्रिपरेशन ऑफ JNU एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। काइंडली शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड, ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको कंटिन्यूस मिलता रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।